नई हिंदी कहानी। बहू, ओ बहू, सो रही हो क्या? अरे अभी तो 2 बजे हैं और तुम सोने आ गई? क्या दोपहर का खाना नहीं बनेगा या फिर बबलू को स्कूल से लाने नहीं जाओगी? हद होती है आलस की। तुम्हारे उम्र में हम क्या कुछ नहीं करते थे। मजाल है कि चेहरे पर थकान दिख जाए, पर आजकल की बहुएं मौका मिला नहीं कि आराम फरमाने लगती हैं। सुधा जी अपनी बहू नेहा से कह रही थी। अभी अभी तो नेहा की आंख लगी थी, उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो बोली, मम्मी जी अभी 10 मिनट पहले ही कमर सीधी करने के लिए लेटी थी कि आपने आवाज लगा दी, और आप तो देख ही रही थी कि मैं सो रही हूँ, फिर पूछ कर क्यों जगा दिया? सुधा जी बोली, मैं तो इसलिए देखने आई कि कहीं तुम सो गई और बबलू को लाना न भूल जाओ। नेहा बोली, मम्मी जी क्या आपको भूख लगी है? मम्मी जी मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली है और आपके पोते को लाने में अभी आधे घंटे से ऊपर का समय है। बस यही आधा घंटा तो मुझे मिलता है जब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। आपसे वो भी ना देखा गया। अब बताइए क्या चाहिए? सुधा जी हंसते हुए बोली, अच्छा तुम सो रही थी, मुझे लगा तुम बस आराम कर रही हो और तुमने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली है। मैं तो बस ये कह रही थी कि सुबह की चाय इतनी अच्छी नहीं थी, पर अभी चाय तो पी नहीं सकती, तो थोड़ा शरबत ही बना दो। अब खाली बैठी हूँ तो मन नहीं लग रहा है, और फिर इस उम्र में तुम्हारी तरह तुरंत तुरंत नींद भी नहीं आती। अब जग गई हो तो शरबत पिला ही दो। इतना कहकर वहाँ से चली गई। नेहा का मन बिल्कुल नहीं था उठने का। सुबह भी की भाग दौड़ से वो बहुत थक गई थी। सुबह 5:30 बजे उठती है, उसके बाद वो एक पल का आराम नहीं करती है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पर बैठा रहता है और बस अपनी फरमाइश उसे बुलाकर बता देता है। कहाँ से मिलेगा बेचारी को फुर्सत। अनमने मन से नेहा रसोई में गई, शरबत बनाकर सुधा जी को कमरे में दे दी और बोली, मम्मी जी मैंने बोतल में और शरबत बनाकर रसोई में रख दी हूँ, जब भी आपको चाहिए आप ले सकती हैं। इतना कहकर जैसे ही वो जाने लगी, सुधा जी बोली, बहू शरबत दे ही दी हो तो जरा टीवी चला दो। वो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तो कौन बार बार उठना बैठना करेगा, जरा वो रिमोट भी पकड़ा दो। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी अब मेरे समझ में आया कि अथर्पति मैं ये आदत कहाँ से आई है। जो भी आपको चाहिए अभी कह दीजिए, वरना मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी और फिर मुझे बबलू को भी लाने जाना है। आपके तो पैरों में दर्द है, और भला आप इस धूप में कहाँ से जाएंगी? सुधा जी बोली, बहू एक गिलास शरबत का क्या बनाकर ही दी हो, तुम तो ताने मारने लगी। मेरे बेटे में ऐसी कौन सी खराब आदत है जो उसने मुझसे ली है? नेहा बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, क्यों मुंह खुलवाती हैं, और बताने से क्या फायदा होगा। मैं एक रोज आपको प्रमाण और प्रत्यक्ष दोनों एक साथ दूंगी, तब समझ में आएगा। इतना कहते हुए नेहा वहाँ से चली गई। जैसे घड़ी में ही 2:40 हुआ। नेहा छतरी उठाई और बेटे को लेने के लिए बस स्टॉप गई। खुद धूप में रही पर बच्चे को धूप न लगने दिया। शायद ऐसी ही होती है माँ। पहले उसकी सारी फरमाइशें सुनी, फिर घर आकर उसे नहलाया धुलाया और खिला पिलाकर ठंडी हवा में सुलाया। देखते ही देखते 4 बज गए। नेहा ने सूखे कपड़े को उठाकर समेटी और बाकी के काम निपटा रही थी, तभी कमरे से आवाज आई, बहू शाम की चाय मिलेगी क्या? नेहा धीरे से बोली, हाँ मम्मी जी मिलेगी ही, और मेरे पास काम ही क्या है। हर रोज का लगभग नेहा का दिनचर्या यही होता था। अपने आप को वो ये कहकर समझाती थी कि दुनिया में शायद वो अकेली नहीं, बल्कि औरतों की आधी आबादी इसी परेशानी से हर रोज गुजरती है। ना तो घर वालों को और ना ही उसके पति, किसी को उसकी परेशानी और थकान दिखती ही नहीं होगी, क्योंकि उनको तो आराम से आवाज लगाने पर सब कुछ मिल जाता है। देखते ही देखते शाम हो गई। नेहा शाम के नाश्ते और रात के खाने की तैयारी एक साथ कर रही थी। करीब 7:30 अथर्व दफ्तर से लौटे अपना बैग सोफे पर छोड़ा और ये कहते हुए कि नेहा चाय पानी कमरे में ला देना, बाहर बहुत गर्मी है, और अपने कमरे की तरफ चले गए। तुरंत कमरे से आवाज आई, नेहा जरा इधर आना। नेहा पहुंची। कितनी बार बोला हूँ मेरे आने से पहले कमरे की एसी ऑन कर दो, पर नहीं, पूरे दिन तो तुम घर में रहती हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं नहाने जा रहा हूँ, एसी ऑन कर दो। इतना कहकर बाथरूम में घुस गया। नेहा को गुस्सा तो आया, पर कहकर भी कोई फायदा नहीं था। उसने एसी ऑन किया और कमरे से निकल गई। अभी 1 मिनट नहीं हुआ कि फिर बाथरूम से आवाज आई, नेहा जरा तौलिया दे दो। तौलिया की जगह बाथरूम में होती है, वो बाहर क्या कर रहा है? नेहा झल्लाते हुए बोली, जिल्ले इलाही, वो सुबह आप
सुबह जब आप नहाकर तौलिया बिस्तर पर छोड़कर जाते हैं तो उसे सुखाना पड़ता है, फिर सूखने पर उसे बाथरूम में रखना पड़ता है। ये देखिए अभी अभी समेटी हूँ, माफ कर दीजिए, रखना भूल गई थी। नेहा के शब्दों ने अथर्व को समझा दिया कि वो नाराज हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब नाश्ते की तैयारी करो। कितना कहकर जल्दी से उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। नेहा बुदबुदाते हुए रसोई में आई, तभी सुधा जी की आवाज आई, बहू आज तुम बहुत ढीला काम कर रही हो, अभी तक चाय भी नहीं मिली। नेहा बोली, मम्मी जी आपके शहजादे की सेवा में थी, बस वो आ जाएं तो एक साथ आपको भी चाय दे दूंगी। अथर्व आए, आराम से पैर ऊपर करके बैठकर बोले, इतनी देर काम करके आया हूँ, कुछ मिलेगा इस गरीब को? सुधा जी बोली, अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा, तुम इतना काम करते हो, देखो तुम्हारी थकान तुम्हारे चेहरे से पता चल रही है। बहुत जल्दी से कुछ खाने को और चाय लेकर आओ, बेचारा मेरा बेटा गर्मी में मुरझा गया है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी पूरे दिन ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, फिर घर में आते ही एसी, फिर भी आपका फूल सा बेटा मुरझा जाता है। कभी इस आदना सी बहू पर भी ध्यान दिया कीजिए जो रसोई में बिना पंखे और एसी के काम करती है और भाग भाग कर सबकी फरमाइशें पूरी करती है। मेरी तकलीफ तो कभी किसी को नहीं दिखती है। इतना कहकर वो बेटे का हाथ पकड़ी और बोली, चलो होमवर्क करवाती हैं। कुछ रोज बाद नेहा की ननद कविता आई। जब भी वो नेहा की कुछ मदद करने की कोशिश करती, सुधा जी कहती, अपने घर में तो करती ही हो, यहाँ तो आराम कर ले बेटा, जो चाहिए बहू से कहो तो वो लाकर दे देती है। वही बैठा होकर बोला, हाँ दीदी बैठो ना, मैं भी अभी नेहा को कहता हूँ। नेहा दीदी को सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत है, टीवी के पास रखा है, जरा लेकर दे दो। कविता हैरानी से भाई को देखने लगी तो नेहा बोली, दीदी हैरान होने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही अकेले घर में नहीं है, मैं आपको बाद में सब बताऊंगी। अब कैसे समझाऊं सबको कि मैं भी थक जाती हूँ। कविता बोली, अथर्व पास में अखबार था, इसके लिए तुम नेहा को कमरे से क्यों बुलाए, तुम ही लाकर दे सकते थे या फिर मैं खुद उठा सकती थी। सुधा जी बोली, बहू तुम तो ऐसे सुधा के सामने कह रही हो जैसे हम तुम पर अन्याय करते हैं, और कोई राज की बात है जो तुम उसे बाद में बताओगी। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया होगा आपको कि ये कोई राज नहीं कि मैं छुपाऊंगी, मैं तो चिल्ला कर सबको पूछूंगी और बताऊंगी कि औरत भी थकती है। इतना कहते ही नेहा की आंखें भर आई। सुधा जी बोली, हद करती हो बहू, जब तुम अपनी ननद के सामने अपना रोना लेकर बैठ गई हो तो न जाने अपने मायके वाले को कितना कुछ बताती होगी। सास की बातें सुनकर नेहा दुखी होकर वहाँ से चली गई। कविता बोली, माँ हद भाभी ने नहीं बल्कि आप लोगों ने कर दी है। अरे पास रखी चीजों को भी आप लोग खुद से नहीं लेते हैं, बेचारी को दूर से बुलाते हैं, और तुम अथर्व दिन भर ऑफिस में एसी में रहते हो, घर पर पैर फैलाकर बैठ जाते हो और उस बेचारी से डिमांड करते हो। अरे वो तुम्हारी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं, क्या कभी सोचा है कि वो भी थक जाती है। सुधा जी कुछ कहती उससे पहले की कविता बोली, माँ आप तो रहने ही दीजिए, एक सास जब बहू की तकलीफ नहीं समझ सकती तो बेचारी किससे उम्मीद लगाएगी। आपकी आदतों को देखकर तो मुझे लगता है मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कम से कम अपना अपना काम तो करते हैं। मानना पड़ेगा भाभी को, जो इतना कुछ करते हुए भी बेचारी मुस्कुराती रहती है। अथर्व को महसूस हुआ कि सच में नेहा को एक पल कभी आराम नहीं मिलता। उसने अपनी माँ से कहा, माँ दीदी सही कह रही है, सोचिए जब आपकी बेटी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो आपकी बहू को क्या पसंद आ रहा होगा। हम दोनों उसके दोषी हैं, मैं तो ध्यान रखूंगा कि आप भी ध्यान रखिएगा। 2 दिन तक कविता के रहने से नेहा को थोड़ा आराम मिला, फिर वो चली गई। अगले दिन अथर्व ऑफिस के लिए निकल रहे थे। नेहा मेरा लंच बॉक्स, जैसे ही नेहा आगे बढ़ी उसने कहा, अरे ये तो टेबल पर है, मैं ले लूंगा, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वो दफ्तर चला गया। नेहा को अथर्व में आए इस बदलाव से बहुत खुशी हो रही थी। दोपहर में नेहा बार बार घड़ी को देख रही थी कि सुधा जी आज उनसे कुछ मांगने नहीं आई। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर 2:40 हुआ, वो जैसे ही छतरी उठाने लगी, सुधा जी बोली, बहू आज मैं बबलू को लेने जाऊंगी। अरे अब कौन सा धूप में मेरे रंग खराब होंगे, कम से कम मेरी बहू का रंग तो काला नहीं पड़ेगा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इतना कहते ही सुधा की छतरी लेकर पोते को लाने चली गई। पति और सास में आए इस बदलाव से नेहा बहुत खुश थी। जब कभी उसकी बहन या कोई ये पूछता कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है, नेहा कहती, एक राज की बात बताऊंगी, मेरे घर में अब मेरी चिंता करने वाले जो रहते हैं। अब नेहा के चेहरे पर हमेशा ताजगी बनी रहती थी और वे दुगनी खुशी से सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती थी।
अंत भला तो सब भला। मित्रों, औरत अपने मन में कई राज छुपा कर रखती है, पर दुख और तकलीफ की परछाई तो उसके चेहरे पर भी कभी न कभी आ ही जाती है। फिर क्यों नहीं घर वालों को नजर आती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।